हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि वस्त्र हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। भोजन के बाद कपड़ा भी उतना ही ज़रूरी है, वस्त्र भी उतने ही ज़रूरी हैं। और जो भी हम डेली प्रयोग करते हैं वस्त्रों को, अपने घर में जिन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं उनको कैसे देखभाल करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, ये आपने प्रैक्टिकली बहुत बार किया होगा अपने घरों में। आपके मम्मी, आपकी दादी करती होंगी और इसके अलावा आपने अपनी पिछली क्लास में इसको पढ़ा भी होगा कि कैसे हम वस्त्रों को लंबे समय तक चलाने के लिए कैसे उसकी देखभाल और रख रखाव करते हैं। घर में ही सिर्फ कपड़ों का प्रयोग नहीं होता है, घर के अलावा बहुत सारी संस्थान हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रयोजनों के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए कपड़ों का प्रयोग होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो उसी से संबंधित है। ये है संस्थानों में कपड़ों की देखभाल और रख रखाव। ये वीडियो भाग 1 है इस टॉपिक का। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे? आप जान पाएंगे कि कपड़े और वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रख रखाव का क्या महत्व है, अस्पतालों और होटलों में कपड़ों की देखभाल और रख रखाव की क्या अवधारणा है, और ऐसी कौन सी प्रक्रिया और उपकरण हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है संस्थानों में वस्त्रों को की देखभाल के और रख रखाव के लिए, और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, और इस क्षेत्र में हम जीविका के अवसर की तैयारी कैसे करेंगे। तो कपड़े क्या हैं? जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने जीवन की कल्पना बिना वस्त्रों के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्र हमें मौसम से सुरक्षित रखते हैं, हमें सुंदर बनाते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आते हैं। कपड़ों को विभिन्न तरीकों से हमारे जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, और परिधान से लेके, परिधान मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, उनसे लेकर घरेलू उपयोग के जो वस्त्र होते हैं, इसके अलावा सार्वजनिक संस्थानों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, हर जगह कपड़ों का प्रयोग होता है। परिधान और घर के लिए एक परिवार के सेटअप में कपड़ों का उपयोग अच्छी तरह से जाना जाता है। अच्छी तरह से हमें पता है कि हम घर में कहाँ कहाँ कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ विशेष कपड़े ऐसे होते हैं जो औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कपड़े जैसे कि ऊष्मा रोधित कपड़े बनाए गए, ध्वनि रोधित कपड़े बनाए गए, कहाँ ज़रूरत होती है इनकी? अगर कोई सभागार, ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। या अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पे मास्क, पट्टियाँ, इनके लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। और उपयोग के हिसाब से कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके फाइबर्स अलग होते हैं, उनको बनाने के तरीके अलग होते हैं। ऐसे सभी कपड़े जिनका किसी उद्योग विशेष या संस्थान में प्रयोग किया जाता है, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन विशिष्ट गुण वाले, उन विशिष्ट कार्य क्षमता वाले कपड़ों को सही तरीके से देखभाल उनकी की जाए, उनको उनके सही तरीके से रख रखाव किया जाए, जिससे लंबे समय तक उनका जीवन बनाए रखा जा सके। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि कपड़ों की देखभाल और रख रखाव से लाभ क्या क्या हैं। अगर कपड़ों की सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता है तो वो कितने महंगे से महंगे कपड़े क्यों ना हो, अपना एक जो अपील होता है, जो कपड़ों को देख के अच्छा लगता है, वो खो देते हैं। कपड़ों को दी गई अधिक देखभाल, उन्हें जितनी देखभाल दी जाएगी उतने ही अधिक समय तक वो, जिसे हम कह सकते हैं शाब्दिक शब्दों में, कि वो जीवित रहेंगे, यानी लंबे समय तक चलेंगे।
पैसे बचाने में मदद मिलती है। कैसे मिलती है कि एक कपड़ा हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने सही ढंग से उसका रख रखाव नहीं किया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और उसके बदले फिर हमें दूसरा लेना पड़ेगा। उनकी उपस्थिति ताज़ा बनी रहती है, मतलब उनमें उससे रिफ्रेशिंग एक फ्रेशनेस की ताजगी की फीलिंग अनुभव आता है। और जो उस उत्पाद की जो सेवा अवधि है यानी कि ड्यूरेशन है, लंबी अवधि तक वो चलता रहेगा। तो इसलिए कपड़ों का रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के 2 पहलू हैं, आइए उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला पहलू है कपड़ों को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से मुक्त रखा जाए, यानी कि उसमें कोई भौतिक क्षति ना हो। और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति हो गई हो, भौतिक क्षति हो गई हो, तो उसमें सुधार लाया जा सके। भौतिक क्षति कैसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि कपड़े का कोई कपड़ा आप पहन के घूम रहे हो, कहीं टेबल पे बैठे, बेंच पे बैठे और कील लग के थोड़ा सा फट गया, उसको हम कहेंगे भौतिक क्षति। वो जो फट गया, उसमें होल हो गया, जैसे ही हुआ हो, अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसी टाइम, नहीं तो जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो अगर हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, उस क्षति को सुधार लेते हैं, तो वो लंबे समय तक चलेगा। अगर हमने नहीं सुधारा तो क्या होगा, 1 से 2 वॉश के बाद वो जो एक छोटा सा आधे सेंटीमीटर का छेद हुआ है, आपके कपड़े में होल हुआ है, वो एक बड़ा होल बन जाएगा, एक बड़ा छेद बन जाएगा और वो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा पहलू है कपड़े से धूल, धब्बे और गंदगी हटाने के लिए बहुत सारी जो विधियां और प्रक्रियाएं अपनाने के बाद भी कपड़ों का रंग और उनकी चमक बरकरार रहे, उनकी बनावट और जो भी उनके विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ऊपर से नज़र आने वाली विशेषताएं हैं, वो वैसी की वैसी बनी रहें। जैसे उस पर कोई पेंटिंग हुई है, कोई प्रिंटिंग हुई है, वो सब कुछ वैसे का वैसा रहे जैसा आपने लिया था। चाहे उस पर कोई दाग धब्बा लग जाए या कोई गंदगी है तो उसे इस तरीके से हटाया जाए कि उसकी जो वास्तविक जो क्वालिटी थी, जो गुण था उस कपड़े का, जो जिसकी वजह से आपने लिया था, शायद वो वैसे का वैसा मेंटेन रहे, सुरक्षित रहे। तो ये 2 पहलू है रख रखाव के। अब इसकी मूलभूत संकल्पनाएं या बुनियादी अवधारणा को जानते हैं। कपड़े धोना क्या है? कपड़े धोना एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। साफ सुथरे, दाग रहित, कीटाणु रहित, चमकदार और कड़क वस्त्र अच्छी एवं सफल धुलाई का परिणाम होते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर आपने सही ढंग से धुलाई की है तो साफ सुथरे वस्त्र होंगे। तो वस्त्रों की धुलाई एक प्रकार से विज्ञान और कला का मिश्रण है। कैसे मिश्रण है? आप सोच रहे होंगे विज्ञान कहाँ है इसमें? क्योंकि बार बार धुलाई या उन पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जो भी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वो वैज्ञानिक विधि के आधार पर होता है। हमें कौन से कपड़े को किस डिटर्जेंट से धोना है, कौन सी उस पर धुलने के बाद आफ्टर फिनिश करना है, ये परिसज्जा कौन सी देनी है, ये सारा कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर हमने कॉटन के कपड़े को ऐसे वस्त्र से ऐसे डिटर्जेंट से धुल दिया जिसमें एसिड हो, या हमने सिल्क के कपड़े को ऐसे आपने टाइट से, सर्फ से, ऐसे किसी डिटर्जेंट से, हार्ड डिटर्जेंट से धुल दिया, तो आपका सिल्क का कपड़ा खराब हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये विज्ञान है कि किसी कपड़े का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उस पर कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा सोप सूट करेगा, कौन सा साबुन सूट करेगा। क्लियर? और इस प्रकार से कला भी है, क्योंकि सौंदर्य परक और आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई बार आपने किया होगा कि धुलने के बाद उसे बहुत हल्के हाथ से निचोड़ते हैं, वुलन कपड़े हैं तो उसको पेपर पे फैलाते हैं जिससे उसकी सुंदरता बनी रहे, या उसको कपड़े को प्रेस करते हैं जिससे वो सुंदर दिखे। तो ये एक कला भी है और विज्ञान भी है। देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन बातों पर निर्भर करता है?
कि कैसे देखभाल करनी है, कैसे रख रखाव करना है। सबसे पहला है कौन सा फाइबर, कौन सा रेशा इस्तेमाल किया गया है कपड़ों को बनाने के लिए, धागे का प्रकार क्या है और धागे के निर्माण की तकनीक क्या है। ये सब कुछ आपने 11th में पढ़ा होगा। सिंपल यान है, साधारण यान है या कॉम्प्लेक्स यान है, किस तरीके से स्पिनिंग की गई है, ड्राई यानी कि सूखी स्पिनिंग की गई है या वेट स्पिनिंग, गीली स्पिनिंग की है, किस तरीके से धागे का निर्माण किया गया है, कौन सा परिष्कृत करने का प्रकार है, कौन सी परिसज्जा दी गई है उस पर, और कपड़ा बनाने का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के लिए वो कपड़ा बनाया गया है, उनको कहाँ उपयोग करना है, इन कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा देखभाल और रख रखाव के लिए कुछ आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कपड़े धोने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से कपड़े को धोएंगे, दाग धब्बे कैसे हटाने हैं, क्योंकि सारे धब्बे सारे दाग एक जैसे तरीके से नहीं हटाए जा सकते हैं। पानी की क्या भूमिका होती है दाग धब्बे हटाने में या कपड़े को धुलने में, कौन सा साबुन, कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा अपमार्जक यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर वस्त्र को धोने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके तरीके का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से वस्त्र को धोना है। उसके बाद उस पर परिष्करण उपचार कैसे करना है, उसको कैसे सुसज्जित करना है, ये पता होना चाहिए। उन्हें प्रेस करना, इस्त्री करना है, किस तरीके से, कितने ताप पर, कितना टेम्परेचर सेट रखना है, वो उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और कपड़े की तह कैसे लगानी है, फोल्डिंग कैसे करनी है, यह ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस चैप्टर में, इस भाग में हम इन सभी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपकरण प्रयोग में आते हैं, कैसे देखभाल की जाती है। तो आवश्यक उपकरण क्या है? अगर हम घरेलू स्तर की बात करें तो घर पे आपने देखा होगा क्या क्या इस्तेमाल होता है घर पे। बाल्टी, बेसिन, कुछ कटोरे होंगे, स्क्रबिंग बोर्ड होगा, ब्रश होगा, जिसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है मैनुअल रूप से, जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ घरों में वॉशिंग मशीन भी ऐड हो जाती है। आजकल बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है, तो वॉशिंग मशीन भी कपड़े धोने के उपकरण में घरेलू स्तर पर भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल लेवल पर, संस्थानों के स्तर पर, तो वहाँ पर कौन से उपकरण यूज़ किया जाता है? बेसिकली 3 प्रकार के उपकरण है। एक तो वॉशिंग यानी धुलाई के उपकरण है, दूसरा सुखाने का उपकरण है, और सुखाने के बाद इस्त्री करने का उपकरण है, प्रेस करने का उपकरण है। अब वॉशिंग या धुलाई के उपकरण, आज भी घरों में तो ज़्यादातर कई लोग हाथ से धुलते हैं कपड़े, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर धुलाई की जाती है वॉशिंग उपकरण से। तो वॉशिंग के यानी धुलाई के जो उपकरण हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की धुलाई मशीनें बाजार में उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी है? एक तो टॉप लोडिंग है, ठीक है। टॉप लोडिंग का मतलब जिसमें ऊपर से कपड़े, ऊपरी हिस्से से मशीन में कपड़े डाले जाते हैं। और दूसरा है फ्रंट लोडिंग, यानी कि मशीन में सामने की तरफ से कपड़े भरे जाते हैं। इसको ऐसे देखिए, टॉप लोडिंग मतलब कपड़े यहाँ से डाले गए, और फ्रंट लोडिंग मतलब कपड़े यहाँ से डाले गए। क्लियर? तो ये 2 तरीके की मशीनें प्रयोग में आती हैं, और ये मशीनें 3 प्रकार के मॉडल में उपलब्ध होती हैं। दोनों प्रकार की मशीनें कौन कौन से हैं वो? एक तो है पूरी तरह से स्वचालित, दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीन, और तीसरा है मैनुअल मशीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैनुअल मशीन। मैनुअल मशीन क्या होती है? आजकल कम प्रयोग किया जाता है इस मशीन का, लगभग ना के बराबर है। इस प्रकार की मशीन में लगभग सारा काम हाथ से ही करना पड़ता है। एक मशीन होती है जिसमें टब होगा, टब में एजिटेटर या पल्सेटर लगा होगा जो घूमेगा, पानी भर लेते हैं उसमें,
जहाँ तक मार्क बना होगा वहाँ तक का पानी भर के, इस पानी भरने का काम है हमारा। उसके बाद सोप या डिटर्जेंट हम डालेंगे इसमें, उसके साथ साथ कपड़े भी स्वयं डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, पानी डालेंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। जितने टाइम के लिए आपने ऑन किया है ऑन करना है और फिर ऑफ करना पड़ता है। इसके बाद वस्त्रों को टब से बाहर निकालना है और क्या करना है, उन्हें खंगालना है। खंगालने के बाद उनको निचोड़ना है और सुखाना है। तो ये तो हो गई मैनुअल मशीन। दूसरी टाइप की मशीन कौन सी है, सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि अर्ध स्वचालित मशीन। अर्ध स्वचालित मशीन में 2 टब होते हैं। एक ही मशीन के अंदर 2 टब होते हैं। एक टब होता है वॉशिंग के लिए और दूसरा टब होता है सुखाने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ काम खुद से करना पड़ता है, कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि आपने मशीन में पानी भरा, ये आपको खुद करना है। साबुन और कपड़े डालने के बाद मशीन को टाइमर पे सेट कर देना है। मशीन चलेगी जितनी देर तक के लिए आपने सेट किया है और उसके बाद वस्त्रों को निकाल के आपने दूसरे टब में डाला जो इसी में लगा हुआ स्पिनिंग सेट है, वहाँ पर डाला। यहाँ पर और पानी फिर से चलाया तो कपड़े यहाँ पर खंगाल जाएंगे और निचोड़ जाएंगे। तो ये अतिरिक्त सुविधा मिलती है मैनुअल वाली मशीन से। तीसरे तरीके की मशीन है पूरी तरह से स्वचालित। ज़्यादातर यही मशीन अब प्रयोग में लाई जाती है। इस मशीन में नाम मात्र का बहुत कम श्रम लगता है। जैसे कि मशीन सिंपल होगी, सिंगल टब वाली, एक सिंगल टब की मशीन होगी। ये फ्रंट लोडिंग हो सकती है, टॉप लोडिंग हो सकती है और इसमें आपको एक बार में मशीन में कपड़े डाल देना है, जो कपड़े आपको धुलने हैं। बस 2 ही काम आपको करने, कपड़े डालने का काम करना है और सूखे कपड़े निकालने का काम करना। बीच में आपको कोई काम नहीं करना है। इसमें आपने कपड़े डाल दिए, मशीन को जल सोर्स से जोड़ देते हैं। जितना आवश्यक है पानी अपने आप जल सोर्स से आ जाता है, फिर बंद हो जाता है और आपने टाइमर लगा दिया। इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, यानी कि अगर आप थोड़े गुनगुने या गर्म पानी में कपड़ा धोना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन उपलब्ध होता है। एक बार आपने सारे कंट्रोल, सारे नियंत्रण को सेट कर दिया और कपड़े उसमें डालकर स्विच ऑन कर दिया। कुछ समय बाद मशीन में लगा अलार्म, जब आपने जितने टाइम के लिए सेट किया अलार्म बज जाता है और आप सूखे कपड़े बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही सुविधाजनक है ये मशीन, लेकिन थोड़ी सी महंगी है और ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जिनके पास समय की बिल्कुल कमी है। अब स्वचालित धुलाई मशीन का प्रचलन निम्नलिखित प्रकार से होता है। क्या क्या काम करती है एक स्वचालित मशीन, इनके काम को देखते हैं। जैसे कि पानी भरने का काम करती है, जल स्तर को नियंत्रण करती है, पानी के तापमान का विनियमन करती है और धुलाई। ये सारा काम मशीन के अंदर होता है। वस्त्रों की धुलाई की शुरुआत में क्या होता है, पानी भरने से होती है और अधिकतर मशीनों में पानी हाथ द्वारा ही भरा जाता है। लेकिन कई मशीनें, जैसे कि पूर्णतः स्वचालित मशीन है, इसमें जल स्रोत से पाइप, जहाँ से आपका नल है, टैप है, वहाँ से जोड़ दिया और मशीन आवश्यकता अनुसार पानी ले लेती है। फिर वाटर लेवल कंट्रोल, मशीन की धुलाई करते समय जितना वाटर लेवल चाहिए उतना जल स्तर होना भी ज़रूरी है। तो मशीन में जल का स्तर, चाहे वह स्वचालित मशीन हो या हस्तचालित मशीन, स्वचालन द्वारा या हाथ के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जल के तापमान का नियंत्रण भी आराम से किया जा सकता है। स्वचालित मशीनों में एक बटन होती है, डायल पैनल होता है, उसमें एक ताप का सूचक होता है। जितना टेम्परेचर आप चयन कर लेंगे, जितने ताप का, उतने ताप पर कपड़े धुले जाएंगे मशीन में, उतना ही पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद अंत में आता है धुलाई। धुलाई की सभी मशीनें एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। कैसे काम करती हैं कि धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए निरंतर गतिशील रखती हैं। जैसे हम हाथ से कपड़े धुलते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसको जैसे हाथ से पटक पटक कर धोते, तो यानी निरंतर हम गतिशील रखते हैं उसको। उसी तरीके से मशीन भी निरंतर गतिशील रहती है और इस मशीन को के जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, वो इस तरीके से होते हैं। बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं।
धुलाई की सभी मशीनें जो हैं इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती हैं। पहला है आलोड़न, एजिटेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यह परिचालन ऊपर से कपड़े डालने वाली जो मशीन होती है यानी टॉप लोडिंग मशीन में यूज़ किए जाते हैं। आलोड़क के ब्लेड में एक ब्लेड होते हैं जो एक दिशा में, कई बार एक दिशा में और कई बार दोनों दिशाओं में गतिशील रहते हैं, तेजी से बारी बारी घूमते हैं। इसमें टब के घोल में धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है, यानी पानी की जो धारा उसका प्रवाह उत्पन्न होता है मशीन के घूमने से, और जल वेगपूर्ण एक तेजी से कपड़ों के अंदर कपड़ों को घुमाता है और कपड़े धीरे धीरे घर्षित, उनमें घर्षण होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है, जिससे धूल और मैल कण एकदम ढीले हो जाते हैं और कपड़ों से निकलकर वो पानी में आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके बगैर मशीन होगी तो पानी, साफ पानी में आप कपड़े डालते हो, जब कपड़े निकलते हैं मशीन से तो पानी गंदा हो जाता है। आइए इसका एक हम वीडियो देख लेते हैं कैसे आलोड़न होता है कपड़े में। ये देखिए, ये दोनों डायरेक्शन में घूम रही है और पानी के फोर्स से कपड़े मूव कर रहे हैं। ये वीडियो से आपको और अच्छे से आलोड़न यानी कि एजिटेशन समझ में आ जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, दो डायरेक्शन में भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों दिशाओं में घूम रहा है, पहले एक दिशा में और उसके बाद दूसरी दिशा में घूम रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरी मेथड की। दूसरा है पल्सेशन, जिसको कहते हैं पल्सेशन यानी कि स्पंदन। यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको स्पंदन कहते हैं। स्पंदन क्या होता है? ये भी टॉप लोडिंग मशीन यानी ऊपर से कपड़े भरने वाली मशीन में होता है। मशीन में विशेष भाग की सहायता से कपड़े जो धोने वाला घोल होता है वो ऊर्ध्व दिशा में स्पंदन करता है, जिसके कारण एक या दोनों दिशाओं में तेजी से कपड़ा घूमता है। कपड़े का जो वेग होता है वो घूमने से घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे धूल और कण ढीले होकर कपड़े के जो घोल है उसमें निकलकर आ जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्पंदन के कारण होता है और बहुत तेजी से कपड़ों में मूवमेंट होता है। इसको आप इस वीडियो द्वारा देखें। ये पल्सेशन दिखाया गया है यानी कि स्पंदन को दिखाया गया है। ये देखिए, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कैसे पल्सेशन हो रहा है, कैसे घूम रही है। जो बेसिकली फ़र्क है वो क्या है इस एजिटेशन या पल्सेशन में? ये टॉप लोडिंग मशीन में या तो एजिटेशन होगा या पल्सेशन होगा। पल्सेशन में कपड़े ऊर्ध्व दिशा से स्पंदन उत्पन्न करते हैं, स्पंदन होते हैं यानी झटका दे देकर मूव करते हैं, पल्सेट होते हैं। जबकि आलोड़न विधि जो इससे पहले आपने पढ़ी थी वो एक ब्लेड की तरह होता है और बारी बारी से एक दिशा या दूसरी दिशा में घूमता है। टम्बल या टम्बलिंग जिसे हम कहेंगे, ये फ्रंट लोडिंग मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। अवपातन इसको हिंदी में कहेंगे। इसका प्रयोग आपको बता दिया मैंने, सामने से जो मशीन लोड की जाती है फ्रंट लोडिंग में होती है। टम्बलिंग विधि द्वारा कपड़ों की धुलाई क्षैतिज अवस्था से रखे बेलनाकार टब में होती है। एक बेलनाकार टब होता है उसी में होती है और नियमित दूरी पर इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसमें बेलनाकार टब घूमता रहता है और प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक जाते हैं और फिर धुलाई के जल में गिरते हैं। इसका मतलब है कपड़े धुलाई के घोल में से गुजरते हैं बजाय इसके कि धुलाई का घोल कपड़ों से गुजरे। जैसा कि ऊपर अभी दो विधियां बताई उसमें क्या था कि धुलाई के घोल में कपड़े गुजरते, धुलाई का घोल है उसमें कपड़े गुजरते थे। लेकिन अभी इसमें क्या होता है टम्बलिंग में, फ्रंट लोडिंग मशीन में
कपड़े ऊपर तक पहले जाते हैं और फिर धुलाई के जल में गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। आइए हम इसको भी देख लेते हैं क्लियरली। ये आप देख पा रहे हैं, कपड़े धुलाई के जल में गिरते हैं, ना कि जैसा पहले की वीडियो में आ कि धुलाई के घोल से कपड़े गुजरते हैं। समझ गए आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये थंबलिंग है। ठीक है, कपड़े ऊपर को आप एक बार ध्यान दीजिए। कपड़े आप क्लियर देख पा रहे होंगे, कपड़े गिर रहे हैं और धुलाई का घोल ऊपर से नीचे को आ रहा है। अभी आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है और इससे कपड़े ऊपर से नीचे को मूव कर रहे हैं और कपड़े क्लीन हो जाते हैं इससे। क्लियर? तो ये हो गई थंबलिंग। अब आता है एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मशीन के आकार और कपड़े के प्रकार के आधार पर, तो मशीन के आकार और कपड़े के प्रकार के आधार पर जो आलोड़न है वो प्लास्टिक का हो सकता है, किसी धातु का या बैकलाइट से बनाया जा सकता है। और ऐसा होता है कि वो किसी भी डिटर्जेंट, ब्लीच इनसे प्रभावित ना हो। और कपड़े के आधार पर ही आलोड़न की गति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। क्लियर? अब आता है खंगालना। धुलाई के बाद खंगालना बहुत ज़रूरी है। तो वस्त्रों की धुलाई के घोल से निकालने के बाद अच्छी तरह खंगालना है। और यदि कपड़ों को अच्छी तरह नहीं खंगाला जाता है तो उसमें कुछ गंदगी, मैल लगी हो सकती है, कुछ साबुन लगा हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, कपड़े जल्दी ख़राब होंगे, वो मटमैले से दिखेंगे और उनकी बुनावट भी ख़राब होने लगेगी और कड़ी कड़ी सी लगती है। तो पानी, उसके बाद आता है पानी की निकासी। पानी की निकासी धोने के चरण के बाद और चक्र के प्रत्येक चरण में खंगालने के बाद पानी को निकाला जाता है। 3 तरीके से पानी को निकाला जाता है। कौन कौन सी विधि है? पहला है चक्रण, स्पिनिंग जिसको हम कहते हैं। 300 राउंड पर मिनट, 300 आरपीएम से अधिक गति से चक्रण होने पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल बनता है। आपने पहले पढ़ा होगा अब केंद्रीय बल क्या होता है, जो जल को पहले ऊपर की ओर ढकेलता है और फिर बाहर की ओर फेंक देता है। समझ गए? जिससे जो जल बाहर निकलता है वो मशीन में लगे पंप और पाइप द्वारा मशीन के बाहर निकल जाता है। आपने स्पिनर में देखा होगा। दूसरा है बॉटम ड्रेन या तली निकास। नीचे नाली का निकास होता है, तली निकास जिसको कहते हैं। छिद्रित टप वाली जो मशीन होती हैं उनमें धुलाई की प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो फिर खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर वो रुक जाती है और जल तली द्वारा बाहर, तली में नाली बनी होती है, एक नाली होती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। निकास अवधि के अंत में टब ऊपर जो दिया गया चक्रण होता है, स्पिनिंग होती है, उससे स्पिन करता रहता है, जिससे कपड़े में बचा कुचा जो भी जल होता है वो भी निकल जाता है। और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि चक्रण और बॉटम ड्रेन का, तली निकास का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ मशीनें बिना रुके तली से जल निकास करती रहती हैं, अर्थात मशीन के तल से जो अनावश्यक जल है वो निकलता रहता है और चक्रण अवधि में ही वो निकलता है, यानी चक्रण होता रहता है और पानी भी निकलता रहता है। इस पद्धति द्वारा जल की श्रेष्ठतम निष्कर्षण होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल कपड़ों से निकल जाता है, क्योंकि यह टब में तल में पड़ी जो भारी गंदगी होती है उसको भी जल के द्वारा निकाल देता है। चक्रण के समय वस्त्रों से निकले जल की मात्रा टब की चक्रण गति पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी तेज गति होगी उतना ही ज़्यादा कपड़ों से पानी निकल जाएगा। जितना स्पिनर तेज चलेगा उतना ही पानी तेजी से निकलेगा। तो चक्रण की गति है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 333 से 1100 राउंड पर मिनट आरपीएम होती है। और
ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि एकदम सूखे तक कपड़ों से पानी निकाल देना, यानी इतना पानी निकालना कि कपड़ा ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो ऐसे कपड़ों में झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं और उसे इस्त्री करना यानी प्रेस करना बहुत कठिन होता है। तो जो इष्टतम गति है, जो सबसे अच्छी गति है कपड़ों से पानी निकालने की स्पिनर की, वो 600 to 600 यानी 600 से 620 RPM अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं हम सुखाने के उपकरण पर। ड्राइंग इक्विपमेंट यानी सुखाने के उपकरण। कपड़ों को खुले और धूप में सुखाना कपड़ों को सुखाने का सबसे कॉमन मेथड है, प्रचलित मेथड है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक स्तर पर बात की जाए या इंडस्ट्रियल संस्थागत स्तरों पर बात की जाए तो कुछ ड्रायर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े होते हैं और उन्हें कई बार धूप नहीं हो तो उन्हें वहाँ जल्दी जल्दी ज़रूरत होती है, तो कई बार सुखाना मुश्किल होता है। तो बेसिकली 2 तरीके के ड्राइंग इक्विपमेंट यानी सुखाने के इक्विपमेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है अपेक्षाकृत कम तापमान यानी कि 120 से 125 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हवा की उच्च वेग पर परिचालित होता है, ये पहला है। तो ड्रायर कम तापमान पे हवा की तेज गति से छोड़ा जाता है और इस प्रकार शुष्क यानी कि जो ड्रायर है उसमें कमरे की हवा मशीन के सामने के पैनल के नीचे प्रवेश कर जाती है और ऊष्मा के स्रोत से गर्म होके प्रवाहित होने लगती है और वस्त्रों से होती हुई बाहर को निकल जाती है। तो इस प्रकार से शुष्क के कमरे यानी ड्रायर के कमरे का तापमान और आर्द्रता टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सामान्य बनी रहती है, यानी कि कम तापमान पे हवा का वेग ज़्यादा रखकर कपड़ों को सुखाया जाता है। दूसरा मेथड है ड्रायर द्वारा गर्म हवा यानी कि उच्च तापमान यानी 140 से 155 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान पर हवा को स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, लेकिन उसकी गति धीरी होती है। और इससे क्या होता है कि जल वायु शुष्क में प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरने लगती है और इससे शुष्क जो है वो शीर्ष परिस्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है ड्रायर और नीचे की ओर वस्त्रों के बीच से गुजरते हुए वो गर्म हवा बाहर चली जाती है। और इस प्रकार वायु की क्योंकि गति धीमी होती है इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लाती है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता लाती है, जबकि पहले वाली कंडीशन में तापमान सामान्य बना रहता है, आर्द्रता सामान्य बनी रहती है। तो ये तो हो गया ड्राइंग इक्विपमेंट। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मैं एक बार इनलार्ज कर देती हूँ इसको, किस तरह से हवा आती है, हीटर से प्रवेश करते करते जा रही है यहाँ और यहाँ गर्म होके फैब्रिक को सुखाती है, फैब्रिक सूख के और बाहर डीलिंग कर ली जाती, कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस्त्री करना और गर्म प्रेस करना ये भी कपड़ों के धुलाई का एक स्तर है, यानी कि जो कैसे रख रखाव करते हैं उसका एक उपकरण है। तो इस्त्री का उपयोग साथ या धोने के दौरान बनाई गई झुर्रियों को चिकना करने के लिए, कई बार हम बैठते उठते हैं तो उससे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वस्त्रों को धुलते हैं तो उससे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो इसके लिए इस्त्री का यानी जिसको हम प्रेस कहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश वस्त्रों में धोने के बाद कई प्रयोग करने के दौरान सिलवटें पड़ जाती हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि उनकी इस्त्री की जाए और हर परिवार में किसी न किसी प्रकार की इस्त्री या प्रेस करने के लिए अस्थाई या स्थायी स्थान होता है। एक फिक्स स्थान होता है या जगह है और नहीं तो अस्थायी स्थान होता है, जहाँ भी जगह मिली प्रेस कर लिया गया। प्रेस करने से परिधान में क्रीज डालने में भी मदद मिलती है। तो सभी प्रकार की इस्त्रियाँ जो होती हैं, प्रेस जिसको हम कहेंगे, वो चिकनी धात्विक सतह होती है जिस गरम करके उसे कपड़ों की क्रीज और सिलवटों को हटाया जा सकता है। ठीक है, प्लीट्स डाली जा सकती हैं, प्लीटेड स्कर्ट है तो उसमें प्लीट्स डालने में मदद मिल जाती है। और बेड़ी चिकनी धातु की सतह होती है जो गर्म किया जा सकता है, बार बार इसे गर्म कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या क्या होती है? अधिकांश इलेक्ट्रिक बेड़ी में एक इनबिल्ट थर्मोस्टेट होता है जो कपड़ों के अनुरूप क्या करता है, तापमान को
समायोजित कर देता है, जितनी ज़रूरत है वैसे तापमान समायोजित हो जाता है। लोहे के उपयोग में रहते हुए भाप उत्पादन की प्रणाली भी हो सकती है। भाप निकालने के भी आजकल आते हैं प्रेस। जो वजन है वो कितना होना चाहिए, वो 1.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच में होता है। घरेलू स्तर पर हल्के वजन की प्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्दे, बिस्तर, कवर के लिए थोड़ी सी भारी प्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हैवी कपड़ों के लिए हैवी प्रेस और हल्के कपड़ों के लिए हल्के कपड़ों प्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सभी घरों में ज़्यादातर बिजली के ही प्रेस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में बहुत जगह ऐसा है गली मोहल्लों में जहाँ कपड़े को प्रेस करने के लिए कोयले की गर्म इस्त्रियों को प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम चारकोल आयरन भी कहते हैं। तो चारकोल लोहा ढक्कन वाले धातु के एक बक्से की तरह होता है चारकोल आयरन जो होता है प्रेस, और इसमें कोयले को गर्म करके उस लीड वाले प्रेस में लीड वाले आयरन में डाल दिया जाता है और बंद करके उससे प्रेस किया जाता है। तो आजकल वैसे ज़्यादातर लोग बिजली की इस्त्रियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो धोबी वगैरह होते हैं वो ये वाले चारकोल आयरन को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। पहला है कपड़ों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू क्या हैं, उन्हें लिखिए। दूसरा है कपड़ों की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। तीसरा है किसी भी 2 प्रकार की वॉशिंग मशीन का वर्णन करें और उनमें कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं उनके बारे में बताएं। तो गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।